गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 पाठ 11 भारत जल संसाधन। हम जल संसाधन के शब्द ऊपर से ही समझ सकते हैं कि इस पाठ में हमें जल संसाधन के बारे में बताया गया है। जल हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल के बिना हम जीवन को नहीं जी सकते। जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे लिए क्या, पशु पक्षी जीव जंतु सभी के लिए जल महत्वपूर्ण है, तो हमें जल की सुरक्षा करनी चाहिए। जल है तो जीवन है, यानी कि अगर जल है तो ही हमारा जीवन है। जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल संसाधन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो हमारा जल संसाधन है उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसके उपयोग की सूची लंबी है। इसका उपयोग क्या है, बहुत लंबा है। समग्र सजीव सृष्टि भी जीवन टिकाए रखने के लिए जल का ही उपयोग करती है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें जल का उपयोग करना ही होगा। किसी भी देश की समृद्धि का आधार उसकी कृषि एवं उसमें उपयोग किए जाने वाले जल पर है। जल की विशेष आवश्यकता पीने में, घरेलू कार्यों में एवं उद्योगों में रहती है। बढ़ती जनसंख्या एवं विकास कार्यों में जिस तेजी से जल राशि का उपयोग हो रहा है, उसी तरह जल की तंगी खड़ी होती जा रही है। इस बात का ध्यान रखकर जल का विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। जल मर्यादित संसाधन है। इसके स्थान पर अन्य कोई संसाधन उपयोग में नहीं लिया जा सकता। जल संसाधन के कारण ही पर्यावरण जीवित है। इससे जल जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बाद क्या है, जल स्रोत। जल स्रोत के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला, वृष्टि जल। पृथ्वी पर जल संसाधन का मूल स्रोत वृष्टि है। हमारी जो पृथ्वी है उस पर जल संसाधन का मूलभूत स्रोत क्या है, वृष्टि। नदी, सरोवर, झरने और कुएं ये गौण स्रोत माने जाते हैं। ये सभी स्रोत वृष्टि के आभारी है, उस पर आधार रखते हैं। दूसरा क्या है, भूपृष्ठीय जल। पृथ्वी की सतह का जल नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र, झरनों वगैरह के रूप में दिखाई देता है। यह सभी क्या है, भूपृष्ठीय जल है। भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत क्या है, नदियाँ है। तीसरा क्या है, भूमिगत जल। मुख्य जल स्रोतों में भूमिगत जल का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठीय जल के अवशोषण से भूमिगत जल प्राप्त होता है। भूमिगत जल राशि अमर्यादित है। भारत के उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में 42% भूमिगत जल पाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश एवं पर्वतीय क्षेत्रों के कारण भूमिगत जल का प्रमाण कैसा हो रहा है, कम मिलता जा रहा है। भूमिगत जल का सर्वाधिक उपाय सिंचाई के लिए होता है। सिंचाई द्वारा खेती की जाती है। इसके बाद क्या है, जल संसाधन एवं उसके उपयोग। सबसे पहले सिंचाई। भारत के लगभग 84% जल सिंचाई के लिए उपयोगी है। उदाहरण स्वरूप 1 किलोग्राम गेहूं उत्पन्न करने के लिए लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। धान, पटसन एवं गन्ना की फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। ये जो फसलें हैं इनके उत्पादन के लिए जल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। प्राचीन समय से ही पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता रहा है। हमारे प्राचीन समय से ही पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। कावेरी नदी में ग्रांट एनीकट नाम से प्रसिद्ध
नहर का निर्माण दूसरी सदी में हुआ था। 1882 में उत्तर प्रदेश की पूर्वीय यमुना नहर का निर्माण भी सिंचाई के लिए किया गया था। भारत में सिंचाई के मुख्य 3 माध्यम हैं। हमारे भारत में सिंचाई के मुख्य 3 माध्यम हैं। 3 माध्यम द्वारा सिंचाई की जाती है। पहला क्या है? कुआं एवं ट्यूबवेल, दूसरा नहर, तीसरा तालाब। इसमें से कुआं एवं ट्यूबवेल सिंचाई के मुख्य माध्यम है। नहर एवं तालाब क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर आते हैं। नहरों द्वारा सतलज, यमुना एवं गंगा के विशाल मैदानों तथा पूर्व के तटीय मैदानों में स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के मुख्य त्रिकोण प्रदेशों में होती है। कुआं एवं ट्यूबवेल कांप के मैदानों में सामान्य है। तालाबों द्वारा होने वाली सिंचाई पूर्व एवं दक्षिण के राज्यों में अधिक है। इसके बाद क्या है? बहुउद्देशीय योजनाएं। भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती है। हमारे भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां आई हुई है। भारत का जल परिवार समृद्ध है। हमारे भारत का जो जल परिवाह है वो कैसा है? समृद्ध है। इसका कारण भारत का भूपृष्ठ ऐसा है कि अनेक नदियाँ दूसरी नदियों से मिलकर उसका पानी समुद्र में ले जाती है। इस जल का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए हो, इसलिए कई नदियों पर बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे हम इन पानियों का उपयोग एक से अधिक उपयोग में कर सकें। बहुउद्देशीय अर्थात नदी घाटियों के साथ जुड़ी विभिन्न समस्याओं का हल करना। इसमें बाढ़ नियंत्रण, जमीन कटाव को रोकना, सिंचाई एवं पेयजल उद्योग, बस्तियों को दिया जाने वाला पानी, बिजली उत्पादन, आंतरिक जल परिवहन, मनोरंजन, वन्यजीव संरक्षण एवं मत्स्य पालन का समावेश होता है। ये हमारी क्या है? सभी बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। जैसे कि आप कोष्टक में देख रहे हो, भारत की मुख्य बहुउद्देशीय योजनाएं दी गई है। इसे आप एक बार पढ़ लेना। इसके बाद क्या है? सिंचाई क्षेत्र का वितरण। भारत के प्रत्येक राज्य के संदर्भ में सिंचाई क्षेत्र में बड़ा अंतर है। भारत के जो प्रत्येक राज्य है उसमें सिंचाई क्षेत्रों में क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। सभी जगह का एक जैसा नहीं है, अलग अलग होता है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिले तथा गोदावरी कृष्णा नदी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश, ओडिशा की महानदी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश, तमिलनाडु में कावेरी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि देश के सघन सिंचाई क्षेत्र हैं। स्वतंत्रता पश्चात भारत का कुल सिंचाई क्षेत्र लगभग 4 गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ गया है। स्पष्ट बुवाई क्षेत्र में लगभग 38% भाग में सिंचाई होती है। भारत के राज्यों में सिंचाई क्षेत्र के वितरण में बड़ी असफलता है, बड़ी ही असमानता है। मिजोरम में स्पष्ट बुवाई क्षेत्र में केवल 7.3% क्षेत्र में ही सिंचाई होती है, जबकि पंजाब में सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण 90.8% है। इतनी हमें असमानता देखने को मिलती है। कुल सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण स्पष्ट बुवाई क्षेत्र के संदर्भ में बहुत असमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु एवं मणिपुर में कुल बुवाई के विस्तार का 40% से अधिक भाग सिंचाई के अंतर्गत है। इसके बाद क्या है? जल संकट। जल प्रकृति से मिली अनमोल भेंट है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज की बढ़ती मांग, नकदी फसलों का उत्पादन, बढ़ते शहरीकरण एवं लोगों के बदलते जीवन स्तर के परिणाम स्वरूप पानी की तंगी निरंतर बढ़ रही है। जल क्या है? हमें प्रकृति से मिली एक अनमोल भेंट है, परंतु हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, उस जनसंख्या को पूरा करने के लिए अनाज की बढ़ती हुई मांग,
नकदी फसलों का उत्पादन अत्यधिक बढ़ रहा है एवं बढ़ते शहरीकरण तथा लोगों के बदलते जीवन स्तर के परिणाम स्वरूप हमें पानी की तंगी देखने को मिलती है और वह निरंतर बढ़ रही है। इसके बावजूद पानी आपूर्ति की परिस्थिति एवं स्थानीय वितरण की असमानता अधिकांशतः मनुष्य के हितों, आजीविका तथा आर्थिक विकास के लिए समस्या रूप है एक समस्या बन रही है। वर्तमान समय में भी पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के आंतरिक भागों में जल संकट की गंभीर समस्या है। सैकड़ों गांव तथा कुछ नगरों में ही पानी की गुणवत्ता घट रही है। इससे अनेक जलजन्य बीमारियां फैलती हैं। पेयजल की प्राप्यता तथा शुद्धता जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। पीने के पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्नों के बावजूद भी पानी की मांग एवं आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। आज भी भारत में 8% शहरों में पेयजल की तीव्र कमी है। देश के लगभग 50% गांवों को आज भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बाकी है। भारत में सिंचाई सुविधा में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। हमारे भारत की जो सिंचाई सुविधा है उसमें भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद 2/3 कृषि क्षेत्र अभी भी वर्षा पर ही आधार रखते हैं। वर्तमान समय में कुएं एवं ट्यूबवेल द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में पानी बाहर निकालने से भूमिगत जल का स्तर भी नीचा गया है। परिणाम स्वरूप जल संसाधन घट रहा है। कुछ राज्यों में भूमिगत जल को अधिक मात्रा में निकालने से देश में गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। पानी की घटती गुणवत्ता और बढ़ती तंगी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपरांत उद्योगों में पानी की अनियंत्रित उपयोग होता है। घरेलू तथा इकाइयों के दूषित जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत माना जाता है। इन सभी के कारण जल का दुरुपयोग हो रहा है। इसके बाद क्या है? जल संसाधनों की सुरक्षा एवं व्यवस्थापन। हम सब जानते हैं कि उपलब्ध जल मर्यादित है, इसका वितरण भी असमान है, साथ में प्रदूषित जल की समस्या है। इसके लिए विवेकपूर्ण उपयोग तथा पर्याप्त जल की प्राप्यता के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। उसे विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। जल ऐसा संसाधन है कि उसका सीधा संबंध समग्र जीव सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। जल संसाधन को सुरक्षा के साथ उपाय अलग अलग स्तर पर करने की आवश्यकता है। जो जल संसाधन की जो सुरक्षा है वह उसके लिए उपाय अलग अलग स्तर पर करने की आवश्यकता है। जल संसाधन की सुरक्षा जल संरक्षण के रूप में जानी जाती है। जल संरक्षण के कुछ सामान्य उपाय निम्नलिखित अनुसार हैं। जल संचय के लिए अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण, एक नदी बेसिन के साथ दूसरी नदी बेसिन को जोड़ना एवं भूमिगत जल स्तर को ऊपर लाना आदि का समावेश हो सकता है। जल एक राष्ट्रीय संपदा है। इसके बाद क्या है? जल प्लावित क्षेत्र का विकास। जल प्लावित क्षेत्र एक प्राकृतिक इकाई है। इसका उपयोग अनुकूलता अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों से संबंधित विकास करने के लिए किया जाता है। नदी बेसिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पानी नदी एवं उसकी शाखाओं द्वारा बहकर एक स्त्राव क्षेत्र बनाता है। मूल रूप से शाखा नदी का बेसिन विस्तार ही है। ऋतु के अनुसार होने वाली वर्षा के कारण इस नदी का पानी बहकर आगे जाता है और अंत में किसी न किसी नदी में मिल जाता है। जल प्लावित क्षेत्र विकास एक समग्रता विकास का अभिगम है। इसमें जमीन एवं नमी संरक्षण, जल संचयन, वृक्षारोपण, वनीकरण, बागायत, गोचर विकास एवं सामुदायिक भूमि संसाधन के उत्थान संबंधी कार्यक्रमों का समावेश होता है। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भूमि क्षमता तथा लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। इसमें स्थानीय राज्य सरकारों ने कई योजनाएं भी शुरू की हैं।
इसके बाद क्या है, वृष्टि जल संचयन। वृष्टि जल को रोककर एकत्र करने की विशेष पद्धतियाँ जैसे कुएं, छोटे बांध, खेत, तलैया आदि का निर्माण करने का समावेश वृष्टि जल संचयन में होता है। इन माध्यमों के द्वारा जल संचयन होता है, जल का संचय किया जाता है, जल को इकट्ठा किया जाता है। यह भूमिगत जल स्तर भी ऊंचा आता है। ऐसा करने से घरेलू एवं कृषि आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। इसके बाद क्या है, वृष्टि जल संचय के मुख्य उद्देश्य। भूमिगत जल को एकत्र करने की क्षमता बढ़ाना तथा उनके जल स्तर को बढ़ाना। जल प्रदूषण घटाना। तीसरा क्या है, भूमि जल की गुणवत्ता को सुधारना। चौथा, स्थल मार्ग को जल प्रभाव से बचाना। पांचवा, सतह से बह जाने वाले पानी की जल राशि को घटाना। उसके बाद ही गर्मी एवं लंबे शुष्क समय में पानी से घरेलू आवश्यकताएं पूर्ण करना। पानी की बढ़ती मांग को पूर्ण करना। बड़े शहरों में बहुमंजिले आवासों के बीच वर्षा के पानी का संग्रह हो, इसलिए भूमिगत टांकियां अथवा वर्षा जल जमीन में उतरे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग वृष्टि जल संचय की हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं।